हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो स्वागत है बच्चों। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया से सारे बच्चे क्लास को आई होप ज्वाइन कर चुके होंगे, हर एक बात को अच्छे से देख चुके हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सब? हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले अपने लेक्चर नंबर 9 के बारे में, लेक्चर नंबर 9 के बारे में। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो ब्यूटी रॉय, हेलो राफत, हेलो जी, हेलो 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 बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आसिफ, अब दिख गया, इधर दिख गया। हेलो मोहम्मद इस्लाम, हेलो जी, ब्यूटी रॉय, रितेश, रितिका जी, कैसे हो आप सब? सब एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग जी बच्चों, आप कैसे हो? क्लास रुकी नहीं है, चल रही है बेटा अच्छे से। ओके, गुड इवनिंग सर, मैं अभी से टेस्ट देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस आ रहा है, तुम्हारा कमेंट आ रहा है। मेरा नाम लो। हेलो जी मोनू जी, ओके। हेलो रागिनी, हेलो अंकित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं आ चुका है। हेलो जी, हेलो, सब एकदम बढ़िया भाई। नीट स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग साइना जी, हेलो मोहम्मद, अंकित, उनेद, आ रहा है सबका कमेंट आ रहा है। चंगा, सब एकदम बढ़िया, वेरी गुड। ओके, मैं एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि किस तरीके से रस समीकरण मिति वाले क्वेश्चंस को समझा जाए, उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, उस पर हमने बात की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चंस आई होप आपसे बन पाए होंगे अच्छे से। मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चंस आपने जरूर लगाए होंगे। बेटा डेली के डेली आपको जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को करना है। डेली के डेली आपको 10 से 11 12 क्वेश्चंस मिलते हैं, उन डेली के डेली क्वेश्चंस को आपको लगाना है। आपसे उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन जाएंगे। कुछ नहीं बनते हैं तो उनका आप सॉल्यूशन चेक कीजिए, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जिन जिन बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है मैंने उन हर एक बच्चे को मैसेज भेजा है, वॉइस मैसेज मैंने भेजा है खुद ने। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम यहां पर बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 के बारे में, लेक्चर नंबर 9 के बारे में। और आज और कल लेक्चर नंबर 10 में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा, ठीक है? ओके, तो अभी हमने इसमें क्या देख लिया? परिचय देख लिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणुभार, परमाणु भार देख लिया, मोल अवधारणा, प्रतिशतता, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र क्या होता है ये देख लिया। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार हम उतना समझेंगे जितना हमारे लिए यहाँ पे काम का है, ठीक है? ज्यादा अपन को यहाँ नहीं पढ़ना, वो रेडॉक्स में काम आएगा। कहाँ आएगा? रेडॉक्स में। इसको हम ज्यादा डिटेल में रेडॉक्स में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? रेडॉक्स में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है? रासायनिक संयोग के नियम ये हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो बीच बीच में मैं बताता जा रहा हूं, और अभ्यास प्रश्न वो साथ के साथ में करवाता ही जा रहा हूं। लास्ट वाले लेक्चर में मैं पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप अच्छे से अपनी लेवल को बढ़िया से बूस्ट कर सके, ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब बात करें आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? सीमा रस समीकरण मिति वाला पार्ट देखेंगे, ओके, और दूसरा सीमांत अभिकर्मक वाला पोर्शन समझेंगे आज, और रासायनिक संयोग के नियम भी देखेंगे। रासायनिक संयोग या रासायनिक संयोजन के नियम भी देखेंगे, रासायनिक संयोजन के नियम भी देखेंगे। ओके, तो अच्छे से देखना। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है? होमवर्क के क्वेश्चन नहीं आए प्लीज हेल्प मी। बेटा आप मुझे अच्छे से भेज दिया करो। प्रियांशी, जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं टेलीग्राम पर मुझे भेज दो बेटा, टेलीग्राम पर मुझे भेज दो। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर मेरी आईडी अगर मैं आपको बताऊं, वैसे मैं ज्यादा चलाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा अगर मेरे को दिखेंगे तो, ठीक है? टेलीग्राम पर आईडी है अंडर @ कामेश जांगिड़, कंटिन्यू में @ कामेश जांगिड़, और कुछ नहीं है,
कामेश जहांगीर, आप इस पर मुझे भेज देना, ठीक है। तो आप टेलीग्राम यूज करते हो तो आप इस पर भेज देना, और इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टा आईडी मेरी ये है, ठीक है, सेम यही कामेश जहांगीर, इस पर आप सर्च कर लोगे मिल जाऊंगा। ओके, अब आती है पढ़ाई की बात। हाँ जी, तो इतनी बातें यहां पर हमने अच्छे से देख ली, सारी चीजें कवर कर ली। अब आगे की बात देखिए बेटा, साफ नहीं दिख रहा बेटा, आप यार नेट खत्म कर देते हो सब मीणा जी। ओके, क्लास के लिए नेट बचाया करो कि सर की क्लास आएगी। प्रतीक राजपूत, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, आपका नेट खत्म हो गया है यार, ये कुछ दिन की समस्या है बेटा। मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता बेटा, इतने कॉल्स आते हैं बेटा, चाह के भी नहीं दे पाऊंगा मैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं यार, परेशान हो जाते हैं बेटा, ठीक है। सुबह इस शुरुआत ही उनसे होती है, सुबह मैं उठता नहीं हूं ना, उससे पहले फोन बजने लग जाता है, 7 बजे 6 बजे 5 बजे फोन आता है, रात के कभी 2-2 बजे भी फोन आए, तो बेटा फिर ना वो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। आप सोचो अगर आपके डेली 40 फोन आए तो परेशान हो जाओगे ना। ओके, हाँ जी, अब चलो अब अपन आगे बढ़ते यार। नेट वाली समस्या बेटा 1-2 दिन तक ये रहेगी। ओके, 1-2 दिन तक ये रहेगी, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ा क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा डेटा पैक खरीद लो, ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा पैक खरीद लो, उसकी हेल्प से आप चीजों को सही तरीके से पढ़ाई में लगाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजें क्लियर करते हैं। हाँ जी, सारी चीजें मैं बताऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा, आगे की पढ़ाओ को भी समझाऊंगा, हर एक बात को क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो हमने इतनी चीजें ये देखी। ओके, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे उसको रिवाइज कर लेते, फिर आगे का हम पढ़ते ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें कवर हो। तो यार रिवीजन, पिछले लेक्चर में हमारा रस समीकरण मिति वाला पार्ट चल रहा था, और रस समीकरण मिति वाले उस पार्ट में मैंने आपको यह बताया था कि जो हम कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो वो जिसमें हम केवल एकल अभिकारक, मुझे एक अभिकारक के बारे में जानकारी दे रखी है और बाकियों के बारे में पूछा जा रहा है, उस पर आधारित कैलकुलेशन देखी। फिर दूसरा था एक से अधिक अभिकारकों के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी जा रही है और फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि ये गणना करो वो गणना करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, उसमें से भी हमने ये देखा कि गणना करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस आधार पर हम गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बेटा मास मास एनालिसिस, मास एनालिसिस, द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण। इसमें हम क्या करते थे, एक का कोई भी एक क्रियाकारक या उत्पाद का भार दिया गया होगा और दूसरे क्रियाकारक या उत्पाद का भार हमसे पूछा जाता था। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई एक क्रियाकारक का भार मुझे दे रखा होगा और किसी दूसरे क्रियाकारक या उत्पाद का भार मुझसे पूछा गया होगा। यस और नो? तो यहां पर अगर मैं मान लूं कोई समीकरण है a + b gives c, ये मेरे पास XYZ कोई समीकरण है, ये मेरे पास एक जनरल उदाहरण है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि अगर आपको इस C के बारे में एक मान ज्ञात करना है या फिर कोई भी एक इंफॉर्मेशन मेरे को क्या एक तो ग्राम में भार दे रखा है और बाकियों का मुझसे मात्रा पूछी जा रही है, ग्राम में भार पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर मुझे A का द्रव्यमान पता है और B का कितना आवश्यक द्रव्यमान होगा या C का कितना द्रव्यमान बनेगा वो मुझसे पूछा जा रहा है, तो कैसे करूंगा मैं? तो उसको करने का सिंपल सा तरीका है, अगर A का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात ये कहता है कि A का द्रव्यमान बटे B का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है, A के मोल को उसके अणुभार से गुणा कर दो, A के मोल गुणा A का अणुभार बटे B के मोल गुणा B का अणुभार। सेम इस तरीके से A और C के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पहला वाला पड़ाव। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, या चाहो तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था कि आपको A के ग्राम में भार दे रखे होंगे तो ग्राम में भार से आप A के मोल निकाल लो। A के मोल पता चल गए, फिर हम जब अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो उनके कुछ गुणांक आते हैं,
तो उन गुणांकों के हिसाब से आप फिर बाकी बी के मोल ज्ञात कर सकते हो, और बी के मोल पता चल गए, बी का अनुभार पता तो ग्राम में मात्रा पता, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो ये मास मास एनालिसिस हमने देखा। फिर इसके बाद दूसरा एनालिसिस हमने क्या देखा, अच्छा फिर इसके बाद ये हमने देख लिया था बेटा, इसको हटा दूं मैं, ठीक है, ये हमने देख लिया था। कुछ चीजें जो रिवाइज करवानी है वो मैं ये रिवाइज ही करवा रहा था, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आगे स्पेस कम हो गया यार। अगली बात, फिर मैंने आपको पढ़ाया था द्रव्यमान आयतन के आधार पर, द्रव्यमान आयतन के आधार पर हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। मतलब एक का किसी एक क्रियाकारक या उत्पाद का मुझे द्रव्यमान दे रखा होगा और किसी क्रियाकारक या उत्पाद का आयतन पूछा जाएगा एसटीपी पर, एसटीपी पर। तो उसको आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो कि भैया तुम्हें पहले ए के मोल निकालने पड़ेंगे, मोल निकाल करके फिर बी के मोल निकालने पड़ेंगे। अब एक मोल का आयतन होता है 22.4 एसटीपी पर, तो कितने मोल आए उस हिसाब से अपन उसको सोल्व कर लेंगे। ये सिंपल तरीका। या दूसरा तरीका क्या कि आप जैसे कि मान लो ए से बी बन रहा है, ये कोई गैस है, बी कोई गैस है, तो आपको एसटीपी पर इसका आयतन ज्ञात करना था। तो क्या करेंगे, ए का तो द्रव्यमान लेंगे, क्योंकि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात लेते हैं हम, ए का द्रव्यमान बटे बी का एसटीपी पर आयतन हमें ज्ञात करना है, एसटीपी पर आयतन। तो भाई देखो, द्रव्यमान और एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या था, मोल को अणुभार से गुणा कर दो। तो ए के मोल गुणा ए का अणुभार करते थे, हाँ या ना। और एसटीपी पर आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था, अरे भैया मोल बराबर होता था ना एसटीपी पर आयतन, जो भी यहां पर आयतन था बटे में 22.4। तो मेरे को आयतन ज्ञात करना है, तो 22.4 को किससे गुणा कर दूंगा, मोल से। तो उसी तरीके से यहां पर बी के मोल गुणा 22.4 लीटर, ठीक है। तो आप आराम से यहां पर कोई एक जानकारी आपको नहीं दी गई होगी, बाकी दी गई होगी, यहां से निकाल सकते हो, या फिर बेसिक वाला मेथड भी आप लगा सकते हो। यह भी हमने देखा। ओके, तो इतनी बातें हमने कर ली थी, यस और नो, वेरी गुड। अब उसके बाद अगली बात, हाँ जी, अब आज की चर्चा, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे का हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब हमारा अगला थर्ड पड़ाव है बेटा, अगला थर्ड पड़ाव है, बहुत सिंपल है, बहुत ही काम का है, जो हमारे लिए यूजफुल होएगा बहुत ज्यादा। इसको देखो, ये है मोल मोल विश्लेषण, मोल मोल विश्लेषण। यह आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। मोल मोल विश्लेषण, तो मोल मोल विश्लेषण है, तो इसमें क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मोल मोल विश्लेषण के हिसाब से अगर आपको एक के मोल दे रखे हैं, दूसरे के मोल पूछे जाएं, तो इसको भी करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि देखो ध्यान से, माना कोई रासायनिक समीकरण निम्न है, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भूला भटका हो, जिसको न समझ में आए, तो इससे कर लो। माना कोई रासायनिक समीकरण निम्न है, ए बी कैपिटल बी, फिर ये सी सी डी डी है, जहां पर स्मॉल ए बी सी डी क्या है, इनके गुणांक, जहां ए बी सी एवं डी क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक। तो क्या होता है यहां पर, मोल मोल अनुपात क्या कहता है,
तो रस समीकरण मिति ये बोलती है कि भैया ये तो इनके गुणांक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये तो इनके गुणांक है। तो अगर आपको ए के मोल दिए जा रहे हो, दे रखे होंगे कुछ क्वेश्चन में, बी के मोल दिए गए हो, सी के मोल दिए गए हो या डी के मोल दिए गए हो, तो अगर आपको किसी एक के मोल दे रखे हो और बाकियों के मोल पूछे जा रहे हो तो इससे आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि आपको ये गुणांक पता चल गए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो मोल मोल अनुपात से सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर जितना आपसे बोला गया है कि इतना इसमें मोल भाग ले रहा है उसको ऊपर रखो, बटे उनका अनुपात लगाओ। कैसे? देखो, मोल मोल अनुपात ये बोलता है कि ए के क्रियाकारी मोल के कितने मोल भाग ले रहे हैं, ए के क्रियाकारी मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक ए के क्रियाकारी मोल, जैसे कि मेरे को बोल दिया ए के 5 मोल है लेकिन गुणांक एक ही है तो 5/1, ठीक है, बराबर बी के क्रियाकारी मोल, भाई कितने मोल क्रिया कर रहे हैं, बटे बी का रस समीकरण मिति गुणांक, बराबर आगे जगह नहीं है, आप आगे सीक्वेंस में लिखना, ए के मोल बटे ए का रस समीकरण मिति गुणांक, बी के क्रियाकारी मोल बटे बी का रस समीकरण मिति गुणांक, फिर आगे सी के बनने वाले मोल, क्योंकि सी तो उत्पाद है, बनने वाले मोल बटे स्मॉल सी, सी के बनने वाले मोल बटे स्मॉल सी, बराबर डी के बनने वाले मोल बटे स्मॉल डी। इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आराम से सारी चीजें ज्ञात कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, कोई इश्यू नहीं आएगा, डायरेक्ट आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से बता सकते हो। एम आई राइट? बिना कोई कैलकुलेशन करें आप अच्छे से सारी चीजें बता सकते हो कि भैया ये बात है। जैसे कि देखो उदाहरण, ठीक है, जैसे कि देखो उदाहरण, आपको कोई अभिक्रिया दे रखी है a + 2b gives c, ओके, ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, ऑलरेडी संतुलित है, ओके। तो आपको यहां पे पूछा है यदि a के, यहां पे कर लो आप 2c कर लो, ठीक है, कोई कुछ भी लिख सकते थे, ओके। यदि a के 4 मोल लिए जाए तो c के प्राप्त मोल होंगे। बस इतना सा तुम्हें बोला गया है, ए के 4 मोल लिए जाएं तो सी के कितने मोल होंगे, मतलब हमें एक के बारे में जानकारी दी जा रही है, सिर्फ 2 अभिकारक है, किसी एक के बारे में जानकारी दी जा रही है, ओके। तो ए के कितने मोल दिए गए, 4 मोल, तो सी के कितने प्राप्त होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन, इसका गुणांक कितना है, देखो ध्यान से, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक कितना है 2, काम हो गया। बस गुणांक ये रहे वही गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक बटे में रखना, ऊपर मोल रखना, काम हो जाएगा। किसके बारे में, ए का दे करके सी का पूछ रहा है, ए का दे करके सी का पूछ रहा है, तो मोल मोल अनुपात से खट्ट से कर देंगे, ऊपर क्या करेंगे, ए के मोल बटे 1 बराबर में सी के मोल बटे 2। समझ में आया ये कैसे लिखा, ये समझ में आया, मोल मोल अनुपात से, ए के मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक, सी के मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक। ए के मोल कितने गए 4, ठीक है, बटे 1, सी के मोल ज्ञात करने थे।
बटे 2। खट C के डायरेक्ट मोल आ जाएंगे बेटा 4 × 2 = 8। थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, बिना इसके भी हो जाता है। ये कैलकुलेशन आपके बहुत जगह पर यूज होगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये तरीके हैं। चाहो तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। कैसे? 1 से 2 मोल बन रहे हैं, रस समीकरण मितीय अनुपात 1 से 2 बन रहा है, तो 4 से कितना बनेगा? 8। 1 का दुगना तो 4 का दुगना कितना होता है? 8। वैसे भी आ जाता, बस आपको पता होना चाहिए। ओके, और कुछ नहीं। तो यार ये मोल मोल विश्लेषण समझ में आया क्या? क्या यार ये आपको मोल मोल विश्लेषण समझ में आया क्या? बहुत सी जगह आपके कैलकुलेशन बहुत स्मूथ कर देगा, इसलिए ध्यान रखना। ओके, बोलो बच्चों। तो आप आसानी से सारी चीजों को बढ़िया से समझ सकते हो। तो मोल मोल अनुपात में क्या करेंगे? जो मोल दे रखे हैं बटे रस समीकरण मोती गुणांक, क्रियाकारक या उत्पाद किसके भी, ठीक है। ए के क्रियाकारी मोल बटे ए का रस समीकरण मिति गुणांक बी के क्रियाकारी मोल बटे बी के रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होता है। और इतना ही नहीं, सी के जितने ही मोल बनेंगे बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक, डी के जितने ही मोल बनेंगे बटे उसके रस समीकरण मिति गुणांक, ये चारों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अनुपात इनका बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो वहीं से हमने ये डायरेक्ट किया, और वैसे भी इतना कुछ ज्यादा इसका इस्तेमाल होता नहीं है, ये हम वैसे भी नॉर्मली कर ही लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखवाया था इसलिए। अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था एज अ होमवर्क। अब यहां पर मैंने जो आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, चलो पहले तो दूसरी बात पर आते हैं। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स मैंने देखे कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझ तो आ रही है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यही डाउट था बहुत सारे बच्चों का, सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझ में तो आ रही है, लेकिन उसके डाउट्स ना हम अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे, मुझसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाते, क्या पूछना चाह रहा है। ओके सर, मुझे अभिक्रिया बनानी नहीं आती। तो बेटा देखो ध्यान से, ये खुद बोल रहा है कि ब्यूटेन दे रखा है, उसका पूर्ण दहन, क्या मैंने पूर्ण दहन वाला समझाया था? पूर्ण दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। पूर्ण दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, किसकी? इसकी। तो बिना आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। ब्यूटेन मतलब C4H10, पूर्ण दहन मतलब O2 के साथ क्रिया। ठीक है, तो क्या बनता है? CO2 और जल बनता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं, यार पेट्रोल जलाते हैं तो पीछे धुआं छोड़ता है ना, वो CO2 छोड़ता है, साथ में जल वाष्प बनती है, CO2 प्लस H2 गैस, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला काम फिजिकल केमिस्ट्री में अभिक्रिया को संतुलित करना। जब भी आप हाइड्रोकार्बन वाले कोई भी दहन वाली अभिक्रिया ना, उसको संतुलित करो, सबसे पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को, क्योंकि ये सिंपल तरीका है सबसे बढ़िया। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। उत्पाद में कितना है? 1। तो क्या 4 से गुणा करना पड़ेगा? हाँ। तो क्या यहां 4 लिखूं? हाँ, क्योंकि इधर 4 कार्बन है तो इधर भी 4 कार्बन होना जरूरी। अब देखो हाइड्रोजन कितने? 10। हाइड्रोजन कितने? 10। पहले मैंने उनको संतुलित किया जो एक ही जगह है, एक इधर कार्बन है तो एक कार्बन इधर है, ये एक जगह कार्बन ये रहा, एक जगह कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है। ओके, जबकि ऑक्सीजन इधर तो एक जगह ही, लेकिन इधर भी है और इधर भी है, तो जो दो अलग अलग में विभाजित हो रहा ना, उसको फिर बाद में सोल्व करो बचा करके। कार्बन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन एक ही बार में, यहां 10 है तो यहां 5 लगा दूंगा, एक बार में संतुलित हो गया। अब क्या बचा मेरा? सिर्फ ऑक्सीजन। तो कितने? O2। हमें ऑक्सीजन परमाणु देखने हैं, कितने परमाणु बेटा? 4 दूनी 8 ऑक्सीजन तो यहां है, और 5 ये रहा, तो 8 और 5 होते 13। कितने होते? 13। यहां कितने? 2 ऑक्सीजन परमाणु। अगर मैं इसको 13 से गुणा कर दूंगा तो 13 दूनी 26 हो गए। समझ में आया भाई? जैसे ही मैंने देखा उधर 13 ऑक्सीजन है, मैंने इससे 13 से गुणा कर दिया,
यही करेंगे भाई, बराबर कर दे। लेकिन जल्दीबाजी में ये हो गया भैया 13 दूनी 26 हो गए, तो क्यों ना 13 26 का आधा कर दो, 13/2, इससे गुणा कर दो। तो आपके सामने चीजें क्लियर हो गई कि यार इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 13/2 है, इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 5 है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। अब हमें दे क्या रखा है, इसका, हाँ जी दिया है हमें ब्यूटेन का आयतन दे रखा है, आयतन, ब्यूटेन का आयतन कितना, 1.12 लीटर। किस पर, एसटीपी वाली कंडीशन पर, कि यार ये जो 1 मोल है, इस 1 मोल के लिए यहां पर ये कोई गैस है जिसका इतना आयतन है। ओके, अच्छा ये कोई गैस है 1 लीटर, मतलब 1 मोल गैस है कोई जिसका आयतन इतना दे रखा है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, H2O और CO2 का एसटीपी पर आयतन कितना होगा, एसटीपी पर आयतन कितना होगा, ये मेरे से पूछ रहा है। आयतन देके आयतन पूछ रहा है, तो क्या ये आयतन आयतन विश्लेषण हुआ? हुआ। मैंने इसके लिए कोई अलग मेथड आपको बताया ही नहीं है कि इस अनुपात से लेकर के ऐसे ऐसे अनुपात करके सोल्व करना है, इसके लिए करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखो और सोल्व करो। देखो ध्यान से, ये गुणांक देखो, 1 मोल ब्यूटेन से क्या 4 मोल CO2 मिल रही है और 5 मोल जल मिल रहा है? हां, 1 से 4 मोल, 1 से 5 मोल। इसका मेरे को एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। 1 मोल का एसटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4, तो 4 का कितना होगा, 4 से गुणा कर देंगे। 1 मोल का एसटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4, तो 5 का कितना होगा, गुणा कर देंगे। ओके, ब्यूटेन का आयतन इतना दे रखा है, तो मुझे इनका आयतन ज्ञात करना है और वो भी एसटीपी पर। इसलिए एसटीपी पर 4 मोल, 4 मोल किसका, 4 मोल, सॉरी आई मेड मिस्टेक। ओके, तो एसटीपी पर 4 मोल CO2 का आयतन, CO2 का आयतन कितना होगा अभी हम देख लेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। ओके, और एवं एसटीपी पर 5 मोल H2O का आयतन इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसका आयतन कितना दे रखा है, 1.12 लीटर दे रखा है, 1.12 लीटर दे रखा है, तो 1 मोल से 4 मोल ये बन रहा है। तो अब जरा देखना ध्यान से समझना बेटा, छोटी छोटी चीजें बढ़िया है समझना। 1 से 4 बन रहा है, अगर मैं इसका 1 लीटर लेता तो इसका 4 लीटर बनता कि नहीं बनता, आयतन में सोचो। अगर मैं इसका 1 लीटर लूंगा तो इसका 4 लीटर बनेगा, अगर इसका 2 लीटर लूंगा तो यहां पर इसका 4 गुना हो जाएगा। अगर इसका मैं जितना भी लीटर ले रहा हूं उसका 4 गुना बन जा रहा है। मैं इसका कितना लीटर ले रहा हूं, 1.12 लीटर ले रहा हूं, तो यहां पर कितना आएगा, इसका गुणा 4 आएगा। तो क्या यहां पर 4 गुणा 1.12 लीटर आ जाएगा CO2 के लिए। और यहां पे जरा देखो ध्यान से, 1 लीटर लेता तो 5 लीटर मेरे को जल मिलता, लेकिन मैंने वास्तव में कितना लिया, 1.12 लीटर लिया, तो 1.2 लीटर लूंगा तो उसका 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुना 1.12 लीटर कर देंगे। इसको सोल्व करना है बस। ओके, 4 दूनी 8, ओके, फिर ये 4, फिर ये 4, तो 4.48 लीटर तो मेरे को CO2 मिलेगी इसके हिसाब से। और यहां पर अगर हम इसको हल करें, 5 दूनी 10, यहां से लग जाएगा 1, फिर 6, ये आ गया, ठीक है, 5.6 लीटर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बोलो बच्चों, बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था कि भैया मेरे को एसटीपी पर उन्होंने कुछ आयतन दे रखा है जो कि 1.12 लीटर है। ओके, तो उसी की कंडीशन के हिसाब से हमें यहां पर बाकियों का देखना था, क्योंकि 1 मोल का आयतन इतना है और आपको इनके लिए ज्ञात करना है,
तो उसी कंडीशन पर आप इसको सोल्व करोगे कि भैया अगर ये 1 लीटर है तो इसका 4 लीटर मिल रहा है, अगर ये 2 लीटर होती तो इसका 8 लीटर मिलता, तो उसी के गुणज के रूप में अगर ये मैंने 1.12 लीटर ली तो उससे कितना मिलेगा, गुणा 4 कर देंगे, यहाँ गुणा 5 कर देंगे, ये सोल्व हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में आप परेशान हो सकते हो कि सर एसटीपी पर आयतन तो 22.4 होता है, लेकिन उसने ऑलरेडी दे रखा है कि भैया ब्यूटेन का आयतन इतना मान के फिर आपको इनका आयतन बताना था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी जो आपको सोल्व करनी थी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा था। ओके, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा आपका कमेंट हाइड कर रखा है। हाँ जी, अगर हम बात करें एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80 ग्राम कार्बन है, 80% कार्बन है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 80%। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक, 20%। ओके, तो फिर यहां पर हमें तत्व पता चल गए, तत्व में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम क्यों ना प्रतिशतता बटा एटॉमिक वेट निकाल लें। तो कार्बन की प्रतिशतता 80 है, उसका एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। एटॉमिक वेट कितना है, 12। यही करते हैं ना हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए। क्या करते हैं हम, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, दी गई प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से डिवाइड करते हैं। तो 80 बटा 12, 20 बटा 1, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। तो यहां पर ये आया था हमारे पास 6.5 के समथिंग, लगभग में हमने लिख दिया। यहां पर ये आया 20। अब फिर क्या करते थे, सरल अनुपात निकालते थे। क्या करते थे बोलो, सरल अनुपात निकालते थे। सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसका दोनों में भाग देंगे। छोटी संख्या ये थी 6.5 बटे 6.5, 20 बटे 6.5। तो ये अप्रोक्स में 3 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो अनुपात कितना आ गया, 1:3। मतलब मूलानुपाती सूत्र मुझे ये पता चल गया, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, CH3 के रूप में आएगा सूत्र। ये मूलानुपाती सूत्र है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो कंपाउंड कौन सा होगा। तो बच्चों सिर्फ आपको इतना सा दिमाग लगाना था कि ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका मूलानुपाती सूत्र ये बनता। CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी सरल अनुपात है। यहां एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, तो पहला वाला तो नहीं होता। दूसरा C2H4, C2H4, 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, तो एक पर कितने होते, 2, तो यहां पर आता CH2। ये होता मूलानुपाती सूत्र इसका। क्या है यहां पर, CH3 है। यहां अगला देखो C2H6, बोले तो 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन, तो एक पर कितने रहेंगे, 3, मूलानुपाती सूत्र आ गया ना CH3। तो यार मूलानुपाती सूत्र जिसका CH3 है वो हाइड्रोकार्बन बताना था, तो ये आ गया ना ऑप्शन नंबर सी। बोलो C2H2 का CH आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो जिसका मूलानुपाती सूत्र इससे मैच करेगा फिर वो आंसर हो जाएगा। थोड़ा बस इतना सा दिमाग लगाना था, हो गया ये भी। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सिंपल था सा, आराम से कर सकते थे। फिर अपन आगे की बात को चर्चा में लेकर आएंगे और जल्दी कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, फॉस्फोरस, P का मतलब, फॉस्फोरस का मतलब होता है P फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस गंधक, गंधक बोला जाता है बेटा किसको, सल्फर को। किसको, सल्फर को। याद रख लो, गांठ बांध लो, सल्फर को बोला जाता है। इन दोनों से मिलकर कोई यौगिक बना जिसका ग्राम में भार कितना है, 2.2 ग्राम। तो जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, ओके, फॉस्फोरस एवं सल्फर से बने यौगिक का भार कितना है, 2.2 ग्राम है। ओके, फॉस्फोरस कितना है जिसमें से, फॉस्फोरस का भार कितना,
1.12 ग्राम। तो यार एक मेरे पास यौगिक है जिसका कुल भार इतना है, जिसमें से फास्फोरस इतना है, तो सल्फर कितना होगा? भैया दोनों से मिलके वो यौगिक बना है। अगर एक का भार इतना है तो दूसरे का कितना होगा? उसमें से टोटल में से माइनस करके निकाल लेंगे तो दूसरे का मेरे पास भार आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, आप भार क्यों निकालना चाह रहे हो सर? आप भार क्यों निकालना चाह रहे हो? भार निकालने से आप क्या पता करना चाहोगे? मैं इनके यहां पर जरा देखो, मेरे को इनका मूलानुपाती सूत्र पूछा है, मूलानुपाती सूत्र पूछा है। तो अभी मूलानुपाती सूत्र वाला सवाल हमने ये किया कि यार CH3 मेरे पास मूलानुपाती सूत्र है, मतलब एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। अगर एक अणु को देखूं तो इसमें एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, और मोल में देखूं तो 1 मोल कार्बन और 3 मोल हाइड्रोजन है। भाई एक अणु को अगर मैं मोल के हिसाब से समझूं तो 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन है, वो सूत्र मेरे को बता रहा है। तो यहां पर भी मुझे वही करना है, मुझे सल्फर और फास्फोरस के मोल निकाल लेने हैं। सल्फर और ऑक्सीजन के मोल निकाल लो और उनके मोलों का अनुपात निकाल लो, उसी संख्या में उनके परमाणुओं की संख्या आएगी। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि आपने फास्फोरस का भार तो दे रखा था, तो सल्फर का भार निकाल लो। सल्फर का भार कैसे निकाल लेंगे? 2.2 माइनस 1 पॉइंट ये, तो 220 में से 124 घटा लो, यह आ जाएगा 96, तो 9.6 ग्राम। ना पॉइंट लगेगा ना, हाँ 2 में से घट गया तो 9 कैसे आ गया? 0.96 ग्राम ये आ गया। तो मेरे को फास्फोरस का भार पता चल गया, सल्फर का भार पता चल गया, तो क्यों ना मैं इनके मोल निकाल लूं। अतः फास्फोरस के मोल, फास्फोरस के मोल कैसे निकालेंगे? फास्फोरस का ग्राम में भार, ग्राम में भार कितना है बेटा? 1.24। फास्फोरस परमाणु होता है, फास्फोरस के परमाणु का भार कितना होता है? 31। 31 का 4 गुना यही होता है, 31 का 4 गुना होता है 124। करके देख लो, 31 का दुगुना 62, 62 का दुगुना 124, तो इसका 4 गुना हो गया। तो दशमलव है तो 0.04 इसके मोल आ गए। तो इसी तरीके से अगर मैं सल्फर या गंधक के मोल निकालूं तो इसका ग्राम में भार कितना दे रखा है? 0.96 बटे 32। सल्फर का अणु भार, परमाणु भार, सल्फर एक परमाणु होता है, परमाणु का भार कितना होता है? सल्फर का 32। 32 का 4 गुना है ये, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये आ जाएगा 0.0 32 ना 3 गुना होता है ना ये, 32 का दुगुना 64, 64 में फिर 32 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये आ गया। तो गंधक के मोल आ गए, इसके मोल आ गए। तो यार कहीं ना कहीं मुझे मोल्स ऑफ फास्फोरस पता चल गया, मोल्स ऑफ सल्फर पता चल गया, इसके मोल आ गए 0.04, इसके मोल आ गए 0.03। तो दशमलव के बाद 2 अंक कट गया, तो 4/3, मतलब 4 फास्फोरस पर 3 सल्फर रहेंगे, तो P4S3 रहेगा। यस और नो बोलो, समझ में आया क्या? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना था? दोनों के भार ज्ञात कर लो, भार से मोल ज्ञात कर लो, मोलों का अनुपात ले लो, वही अनुपात उनके परमाणुओं की संख्या को बताएगा। समझ में आई चीजें? समझ में आई? एक अणु से जब हम एक मोल पर बात करेंगे तो हमने यही तो देखा था कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता था, तो 1 मोल में कितना होगा? फिर उनकी परमाणुता से हम गुणा करते थे, याद है? तो वही काम यहां कर रहा है। तो आप आराम से देख सकते हो, मोल ज्ञात कर लो, मोल ज्ञात करने पर उनके मोलों का अनुपात ले लो, ताकि आपको उनकी संख्याओं का भी अनुपात पता चल जाए। सरल अनुपात यही है। तो सरल अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप यह चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, इजी था, इजी था, इजी था। ओके, अरे यही आएगा बेटा, यही आएगा। ओके,
अब आगे, अरे यार 2.2 में से ये घटाओगे तो ये आएगा ना, इसलिए मैं कमेंट नहीं देखता हूं। अब पूछ रहे कि 0.96 कहां से आया, घटाना नहीं आया बेटा आपको। सर लास्ट में सल्फर कहां से आया, अरे गंधक को बोलते हैं बेटा सल्फर, फास्फोरस को बोलते हैं पी, इसलिए मैं कमेंट नहीं देखता तुम्हारे, क्योंकि तुम ना ऐसे चीजें पूछते हो जो कि मतलब पूछनी नहीं चाहिए। अरे सल्फर, सल्फर गंधक का मतलब सल्फर होता है यार। ये P4 फास्फोरस, S4 सल्फर, फास्फोरस की मात्रा कितनी आई थी 0.04, इसकी 0.03, खत्म हो गया। ओके, इसलिए मैं कमेंट नहीं देखता। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर। ओके, अब यहां पर जरा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी बना रहे हैं, एक गैसीय अभिक्रिया है। ओके, तो कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? ए का ए लीटर बी के बी लीटर से मिलकर के सी और डी देता है क्या, ये बात सत्य है क्या? अगला, ए के ए मोल बी के बी मोल मिलकर के सी और डी देते हैं क्या? अरे याद है कि सर ए प्लस बी गिव्स, यहां पर प्रोडक्ट जो भी उत्पाद बन रहा है, तो यहां पर ये इनके गुणांक, इनके मोल के बारे में जानकारी देते हैं, इनके आयतन के बारे में जानकारी देते हैं, इनके अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी देते हैं, अणुओं की जानकारी देते हैं, हाँ या ना, बोलो। तो यार ए का 1 लीटर, हाँ ए का ए लीटर और बी का बी लीटर मिलकर के सी प्लस डी देगा, बिल्कुल देगा। ए के ए मोल बी के बी मोल मिलकर के सी डी देगा, हाँ। ए का 1 ग्राम, भार के बारे में तो हमने कमेंट करा ही नहीं, भार तो फिक्स होता है। सर H2O तो लिक्विड होता है ना, आपने गैस बता रखा है बेटा। H2O वहां पर वाष्प अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल जब चलाते हैं बेटा, तो उसमें से धुआं निकलता है ना, पानी निकलता है क्या साथ के साथ? नहीं निकलता ना, तो वहां पे जल की वाष्प बनती है, वेपर्स, ठीक है। तो यहां पर A ग्राम और B ग्राम, हमें ग्राम से कोई मतलब नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। ए के ए अणु बी के बी अणु COD देते हैं क्या? बिल्कुल। तो इन तीनों की जानकारी देता है, इसकी जानकारी नहीं देता है, तो सी सही हो जाएगा। ओके, अगला ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, 9 ग्राम एल्यूमिनियम से क्या मिलेगा बताओ? 9 ग्राम एल्यूमिनियम से कितना ग्राम O2 क्रिया करेगा? राज बता बेटा, कितना ग्राम क्रिया करेगा? ब्यूटी रॉय बेटा एक बार ही कमेंट करें, ब्यूटी रॉय खासकर आप एक ही बार कमेंट करें। कल की क्लास नहीं देखी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। रिया जी वाह, बहुत बढ़िया, मचा दिया आपने तो, बहुत बढ़िया, धन्य हो आप, कल की क्लास नहीं देखी। हाँ जी, 9 ग्राम एल्यूमिनियम दे करके मुझसे पूछ रहा है O2 का कितना ग्राम लगेगा। तो क्या इसका ग्राम, इसका ग्राम, इसका ग्राम, इसका ग्राम, ग्राम दे के ग्राम पूछ रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी हरकत करूं कि द्रव्यमान 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 अनुपात से क्या करेंगे? एल्यूमिनियम का द्रव्यमान जो भी दे रखा है, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान बटे O2 का द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है? मोल, एल्यूमिनियम के मोल गुणा एल्यूमिनियम का परमाणु भार। एल्यूमिनियम तो एक परमाणु है ना, तो यहां पर क्या आएगा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा बेटा, अपोन में मोल्स ऑफ O2, O2 एक अणु है, इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ O2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान दे रखा है 9, O2 का द्रव्यमान हमें पता चल जाएगा, बराबर
एल्यूमिनियम का गुणांक कितना है? 2 है। तो ये जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है ये मोल के बारे में जानकारी देता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? कितना होता है? 27 होता है ना, 27 होता है, 27 होता है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात 3/2, यहां पर इसका गुणांक 3/2 है, वही मोल के बारे में जानकारी देगा। O2 एक अणु है, अणु एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करना है। तो जरा देखो ध्यान से, 8 ग्राम आ रहा है क्या? ये हो गया खत्म। 8 ग्राम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 8 ग्राम आ रहा है, बिल्कुल। जरा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, करे 9 तिया 27, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 से 3 छम 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 छम, 2 कट गया बेटा, कट गया, कट गया। अब इधर यहां पे बच्चा सिर्फ इस, देखो मैं यहीं पे आंसर निकाल देता, 8 ग्राम आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो 1/O2 का द्रव्यमान ये बच गया, बराबर में ऊपर का सब कट गया, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, बटे में 32 बच गया। अरे नहीं नहीं, ऊपर 2 है, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, बटे 32 बच गया। तो यार 4 अट्ठे 32, तो 8 बार, तो यहां पर आ जाएगा O2 का द्रव्यमान 8 ग्राम खट्ट से। ओके, बी सही है बेटा, हाँ बिल्कुल बी सही है, बिल्कुल 8 ग्राम आ रहा है बेटा, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। 3/2 O2 को एक्सप्लेन कर दो प्लीज, पार्सर का लाडला। अरे 3/2 O2 इन्होंने एक अभिक्रिया दे रखी है हमें, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने दिया हुआ है, ये उन्होंने दिया हुआ है, ये उन्होंने दिया हुआ है, हमें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पार्सर का लाडला बार बार एक ही कमेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। बायोलॉजी इतनी पसंद है क्या तेरे को? ठीक है, 3/2 O2 उन्होंने दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इसके 3/2 O2 के मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। अदरवाइज तो क्या करना चाहिए था, इसको सिंपल वे में देना चाहिए था भाई, 2 को पूरी पूरी अभिक्रिया से गुणा करके फिर लिखते हैं। न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, अरे अरुण थोड़ा टाइम लगाओ यार चीजों को। पिछला लेक्चर देखा था, पिछला लेक्चर देखा था, मैंने उसमें पढ़ाया था द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात लगा करके निकाल सकते हो, द्रव्यमान द्रव्यमान अनुपात लगा के तुम चीजें सोल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान बटे O2 का द्रव्यमान, मुझे एल्यूमिनियम का द्रव्यमान दे रखा था, O2 का द्रव्यमान मुझे निकालना था। तो द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मोल गुणा द्रव्यमान जिसका भी है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम आ गया, खटाखट खटाखट ऐसे कर ले, या तो सिंपल तरीके से कर ले। कैसे? एल्यूमिनियम का ग्राम में भार दे रखा है तो एल्यूमिनियम के मोल निकाल ले। कैसे? दिया गया ग्राम में भार बटे एटॉमिक वेट, तो ये आ जाएगा 1/3 मोल, इसके मोल आ गए। 2 मोल से इसके 3/2 मोल क्रिया कर रहे हैं, तो इतने मोल से कितने क्रिया करेंगे, उसके मोल निकाल ले। मोल पता चल गया, अणु भार पर पता ही है तो मोल निकाल लेगा, ठीक है, उसका ग्राम में भार निकाल लेगा। सिंपल है, जिस मेथड से आप करो उससे कर सकते हो, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। समझ में आया? दोनों तरीके से कर सकता है, कोई भी मेथड अच्छा नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आगे की चीजों को चर्चा में लाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लेना, किसी को अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा और चीजों को समझना, अच्छे सारी चीजें हो जाएगी, होने लग जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको यह बता दिया कि एकल अभिकारक के द्वारा किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, धीरे धीरे आप सब समझेंगे। हकीकत मानो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप ट्रैक पर आ गए ना तो चीजें होने लग जाएगी। ऐसा कोई हार्ड चीज थी नहीं है, बहुत सिंपल थी। आप थोड़ा पेन लेकर के बैठो, सब होएगा। अब इसमें थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना। दूसरा, एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक अभिकारक आधारित समस्याएं। मतलब मुझे एक से ज्यादा अभिकारकों के बारे में जानकारी दे रखी होगी और किसी एक के बारे में किसी और के बारे में पूछी जाएगी।
ओके, तो इसको क्या सोल्व करना है? इसको सोल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक छोटा सा टॉपिक, और उसके आधार पर हम सोल्व करेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास दो क्रिया कारक है, एक ए और एक बी, इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, इसकी कुछ मात्रा दे रखी है, इसकी कुछ मात्रा दे रखी है। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी इतनी मात्रा दे रखी, इसकी इतनी मात्रा दे रखी, बताओ उत्पाद कितना बनेगा? हाँ या ना? अब ये तो वही बात हो गई कि आपके पास एक आधा किलो की दूध की थैली है। क्या है बेटा? आपके घर पे मेहमान आए, 4 मेहमान आए, और आपकी मम्मी ने बोला कि जा दूध की थैली लेकर आ, और मेहमानों के सामने से मत जाना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। होता है ना सबके घरों में कि मेहमानों के सामने मत लाना, चुपके से ले आना थैली में डाल के, और मेरे को इधर रसोई में जाके दे देना। ओके, तो आप आधा किलो की दूध की थैली लेकर आए। लड़कों का यही काम होता है, ठीक है, लड़कों को बोल दिया जाता है जा फटाफट तुरंत लेके आ जा, मेहमान आए हुए हैं। ओके, तो आधा किलो की दूध की थैली और शक्कर पूरे डिब्बे में भरी हुई है, दोनों को मिलाओगे तो चाय वगैरह बनेगी, ठीक है। अब आप उतनी ही चाय बना सकते हो ना जितना कि अनुपात हमें जरूरी है। भैया आपके पास दूध तो एक थैली था, आप क्या उसमें पूरा का पूरा डिब्बा भर के शक्कर थोड़ी ना डाल दोगे, उतनी ही तो डालोगे जितनी जरूरत होगी। मतलब दूध खत्म तो अब शक्कर डालने का कोई मतलब नहीं है, अभिक्रिया वहीं स्टॉप हो गई। जो पहले खत्म हो जाएगा उसके आधार पर हम बोल देंगे भैया दूध खत्म हो गया, अब दूध दोबारा लेके आओ तभी चाय बन पाएगी, भले शक्कर हमारे पास है, उसका हम क्या करेंगे। तो मतलब जब मुझे एक से ज्यादा अभिकारक दिए जा रहे हो तो हम उसके हिसाब से अभिक्रिया को बताएंगे जो पहले समाप्त होएगा। समझ में आ गया? अभिक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी जो पहले समाप्त होएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मुझे दो अभिकारक दे तो रखे, लेकिन कौन पहले समाप्त हो रहा है? जो पहले समाप्त हो गया अभिक्रिया वहीं खत्म, तो भले कितना भी रहे तेरी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ या ना? समझ में आया? बस वैसे ही करना है। तो यहां पर हमें पढ़ना है एक सबसे इंपॉर्टेंट सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, इसको बोलते हैं LR, LR सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा? सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो, जो सबसे पहले खत्म हो, ऐसा अभिकर्मक, ऐसा अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो, पहले समाप्त हो, LR कहलाता है, LR कहलाता है। कोई दिक्कत इस बात में? जो पहले समाप्त होगा वही होगा हमारा सीमांत अभिकर्मक। क्लियर हो गया बेटा? जो पहले समाप्त हो जाए वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। क्लियर हो गया? ओके। या सीमाकारी अभिकर्मक भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या सीमाकारी अभिकर्मक भी से कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। अभिक्रिया में जो क्रिया कारक पूर्ण रूप से खर्च हो जाए या जो समाप्त हो जाए उसे ही सीमाकारी अभिकर्मक कहते हैं, LR कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों को? जो पहले समाप्त हो जाए वही कहलाता है हमारा सीमांत अभिकर्मक या सीमाकारी अभिकर्मक। बोलो जी बोलो। अगले लेक्चर में अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको से, और मतलब PYQs करवा दूंगा। हाँ जी, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो उदाहरण, 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 ठीक है। एक माना कोई अभिक्रिया है, माना एक अभिक्रिया है बेटा A + 2B। हमें कोई अभिक्रिया दी गई है, इससे हमारे को क्या मिलता है? A + 2B से हमें कोई उत्पाद मिलता है C। ओके, ठीक है।
डन डना डन डन। दिया है मोल, ए के मोल दे रखे हैं, सपोज करो आपको ए के मोल दे रखे हैं, सपोज करो 3 मोल, बी के मोल दे रखे हैं, सपोज करो 9 मोल। अभिक्रिया जब शुरू ही नहीं हुई, उससे पहले, ठीक है, इतना इतना मोल इनका है। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि सी के कितने मोल बनेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सपोज करो यहां पे हम क्या लगा लेते हैं, एक ही एक, ठीक है, यहां ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, सी के मोल कितने होंगे, ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो जरा, हमें ए के मोल दे रखे हैं, बी के मोल दे रखे हैं, सी के मोल कितने होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है भैया। तो भाई साहब कैसे करें? तो अब 2 के बारे में मुझे जानकारी दे रखी है, अब मैं इसके हिसाब से करूं कि इसके हिसाब से करूं, बड़ी दुविधा है ना। आपको लग रहा होगा कि यार ये ज्यादा मात्रा में दे रखा है, ये सीमांत है, इसके तो 3 ही मोल दे रखे, इसके 9 मोल दे रखे हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं सोचना है। कैसे सोचना है? सीमांत अभिकर्मक ज्ञात कैसे करते हैं उसके आधार पर फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि आपको a + 2b मिला करके c दे रखा है, तो हमें ये भी दे रखा है a के मोल 3 है, b के मोल 9 है, इसके मोल कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सीमांत अभिकर्मक निकालेंगे। क्या करेंगे बोलो? जब भी मुझे एक से ज्यादा अभिकर्मकों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो मैं सीमांत अभिकर्मक निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सीमांत अभिकर्मक निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सीमांत अभिकर्मक निकालूंगा। तो सीमांत अभिकर्मक के लिए, सीमांत अभिकर्मक के लिए क्या करना होता है? बस एक छोटा सा काम करना होता है। सीमांत अभिकर्मक के लिए एक छोटा सा काम करना होता है, ठीक है। हमें क्या करना है? दिया गया मान, अब मान क्या क्या दे सकता है? वो मोल दे सकता है, मोल रखोगे या तो ऊपर, या फिर आयतन रखोगे, या फिर अणु रखोगे। ये ऊपर रखने की, भाई कितने मोल दे रखे हैं, कितने आयतन दे रखे हैं, या कितने अणु रख रखे हैं, बटे रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक। क्या करना है मुझे सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने के लिए दिया गया मान बटे रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात निकालना है, ठीक है। जिसके लिए यह मान न्यूनतम होगा वही LR होगा। क्या ये बात समझ में आई? जिसके लिए इसका मान छोटा आया वही LR होगा, और फिर उसके हिसाब से हम अभिक्रिया निकालेंगे। भैया दूध कम है तो दूध के हिसाब से देखेंगे कितने कप चाय बनेगी, दूध ज्यादा है, शक्कर कम है तो भैया शक्कर तो 2 ही चम्मच है, तो शक्कर के हिसाब से देखेंगे कितनी कप चाय बनेगी। फीकी चाय थोड़ी ना पिलाएंगे, मेहमान आए घर पे, हाँ या ना। चाय पत्ती कम है तो चाय पत्ती के हिसाब से बात होगी, इस चाय पत्ती में तो इतनी चाय बन सकती दीदी, ठीक है, जाओ नई चाय पत्ती लेके आओ मार्केट से, ठीक है। फिर छोटा भाई जाएगा कि जा फटाफट साइकिल लेके जा, चाय पत्ती लेके आ, मेहमान आए। तो जो कम होगा उसी के हिसाब से बात चलेगी ना, हाँ या ना। ओके, तो यहां पर अब हम इसके अंदर ए और बी के मोल तो दे रखे हैं, अब हम सीमांत अभिकर्मक के लिए बारे में बात कर ले बेटा। तो सीमांत अभिकर्मक के लिए हम क्या करेंगे? दिया गया मान बटे रस समीकरण मिति गुणांक, जिसके लिए कम होगा, जिसके लिए यह मान न्यूनतम होगा वही LR होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो यार यहां पर अब हम बात करें LR के लिए, LR के लिए तो मैंने पहले किसके लिए निकाला? मैं ए के लिए, ए और बी मुझे दे रखा था, ठीक है। ए के मोल कितने? 3 मोल, बटे इसका रस समीकरण मिति गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ही है, इसका मान कितना आया? 3 आया, ठीक है। ओके, बी के लिए देखो, बी के मोल 9, उसका रस समीकरण मिति गुणांक 2,
तो ये कितना आया 4.5, ये न्यूनतम आया, हाँ या ना बोलो। अरे यार इसके लिए मान छोटा आया, 3 छोटा होता है कि 4.5 छोटा होता है? सर 3 छोटा होता है, अतः ए सीमांत अभिकर्मक होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। बस काम हो गया। अब तो क्या है, मतलब यहां पे अब सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो पा रही है। मतलब इसका 1 गुणांक था, इसका 2 गुणांक था, इसका 1 गुणांक था। तो जरा देखो ध्यान से, पिक्चर क्लियर हो गई। इसके 1 मोल से उसका 1 मोल मिल रहा है, तो 3 मोल से कितना मिलेगा? 3 गुना। बात खत्म, फिर बी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वही अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ए सीमांत होगा, अतः चूंकि ए के 1 मोल से सी का 1 मोल प्राप्त होता है, अतः ए के 3 मोल से सी के प्राप्त मोल कितना हो जाएगा बेटा? 1 गुणा 3 बराबर 3 मोल। खटाक हो गया। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है, अच्छे से तुम कर सकते हो, इजी वे में देख सकते हो। कोई इतना हार्ड मेथड नहीं है, सिंपल है। बेसिक पर आओ, आपकी चीजों को समझो, सब कुछ हो जाएगा। इसमें हमारे लिए एक स्टेप नया बढ़ गया, क्या? मुझे एलआर भी देखना पड़ेगा। एक बार मैंने एलआर देख लिया, फिर उसके हिसाब से देख लेंगे। फिर मैं इसको देखूंगा ही नहीं, ये था ही नहीं, बस इस पर विचार करूंगा और उसको देखूंगा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, वैसे करना है। ओके, कर लिया। अब एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन आएगा ना? हाँ ये आएगा, ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन को देखो और समझो। a + 2b मिलकर के c देता है। ठीक है, अभिक्रिया क्या है? a + 2b मिलकर के c देता है। ओके, ठीक है भैया। अभिक्रिया a के 5 मोल और b के 8 मोल से प्राप्त होती है, तो c के मोल ज्ञात करो। ठीक है, तो उत्पाद की निर्मित मात्रा ज्ञात करो, मतलब c। ओके, दिया क्या है? अब तो समझ में आ रहा है बेटा। दिया है a के कितने मोल? a के 5 मोल दे रखे हैं, b के कितने मोल दे रखे हैं? 8 मोल दे रखे हैं। ठीक है, उन्हीं के जस्ट नीचे लिख दिया मैंने ताकि समझना आसान हो जाए। ओके, तो आपको c के मोल ज्ञात करने हैं। तो क्या करूं? पहले एलआर देख लूं, खटाखट 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 कर ले बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक उससे तो मतलब ही नहीं है, 5/1, यहाँ पर 8/2, ये आ गया 5, ये आ गया 4। ठीक है, अतः b सीमांत होगा। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, 2 से 1 मिल रहा है, 2 से 1 मिल रहा है, तो 8 से कितना मिलेगा? 2 से 1 मतलब 2 का आधा। 3 से 1.5 मिलता, 4 से 2 मिलता, 5 से 2.5 मिलता, तो 8 से कितना मिलेगा? 4। बोलो, डोंट इग्नोर द पावर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, काम हो गया। अतः C के बनने वाले मोल, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 से 1 मिल रहा है, ठीक है, तो 8 से कितना मिलेगा? 4 मोल। बोलो बेटा, अपने को तो टिक करना है, आगे बढ़ना है, कौन सी उस पर रिसर्च करनी, बहुत जल्दी हो जाएगा, सिंपल से हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो यही मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार आपने चीजें देख ली तो होती हुई नजर आएगी, फिर टेंशन नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले उस चीज को समझते हैं। H2 दे रखी है, हाफ O2 दे रखी है, H2O बना रहा है, ये अभिक्रिया दे रखा है। कितना नेक इंसान है, अभिक्रिया ही दे रखी है हमारे लिए, तो ओहो मजा आ गया फिर तो। H2 गैस दे रखी है, हाफ O2 दे रखी है, ओके, प्लस H2O दे रखा है।
गैस दे रखा है। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है, एसटीपी पर उपरोक्त अभिक्रिया में जल वाष्प का आयतन। अब जल वाष्प कौन है भाई इनमें, यही है, इसका मेरे को एसटीपी पर आयतन पूछा है कितना होगा, तो कैसे करें, और मेरे को H2 का ग्राम में भार दे रखा है, O2 का ग्राम में भी भार दे रखा है, मतलब दो दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब एक से ज्यादा अभिकारकों की जानकारी दे रखी है। तो ये लगाओ, सोचो सोचो कैसे मैं करूं, कैसे मैं कर सकता हूं, टेक योर टाइम, अच्छे से सोचो विचारो और बताओ, अच्छे से सोचो विचारो और बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे ने तो कर भी लिया। ओके, हाँ जी बेटा, नीट 22 वाले भी करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा PYQs, ठीक है, लास्ट में PYQ करवाऊंगा। जरा 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 देखो ध्यान से, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक आधा, इसका गुणांक 1, तो ये क्या है, इनके रस समीकरण मिति गुणांक। ओके, अच्छा मुझे क्या दे रखा है, दिया है H2 का भार कितना, 4 ग्राम। ओके, O2 का भार कितना, 32 ग्राम। भाई ये भार है, ये मोल नहीं है, ये आयतन नहीं है, ये अणुओं की संख्या नहीं है। यहां से तुम सीधे अनुपात मत निकालना, LR निकालने के लिए पहले मोल निकालो। भाई भार दे रखा है तो सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दिया गया मान, मतलब मोल दे रखा हो, आयतन दे रखा हो या अणु दे रखा हो, फिर उसका भाग लगाते थे, यस और नो। तो अब हमें इसमें ग्राम में भार दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसके मोल निकाल लूं। अतः मोल्स ऑफ H2, क्या ये सही किया मैंने क्या निकाला, इसका मोल निकाला। मोल निकालने का सूत्र ग्राम में भार बटे अणु भार, H2 2 होता है, तो 2 से 4 छम छम 2 बार, तो 2 मोल आ गए मेरे पास H2 के, ठीक है। और मोल्स ऑफ O2 निकालो तो कितना आएगा, ग्राम में भार 32, अणु भार भी 32, 1 मोल। तो फिर LR निकालने के लिए चाहिए, देखो LR निकालने के लिए चाहिए, देखो क्या हमें मोल्स ऑफ H2 मिल गए, क्या मोल्स ऑफ O2 मिल गए, तो O2 H2 के मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक, O2 के मोल बटे उसका रस समीकरण मिति गुणांक, जिसका मान छोटा होगा वो LR होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलो जी बोलो, हाँ या ना, हो या नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास यहां पर LR के लिए हमने यह देखा कि एक हमारे पास H2 था, एक हमारे पास O2 था। H2 के मोल कितने आए थे, 2 मोल आए थे। इसका गुणांक कितना था, 1 था, तो 1 से भाग लगा दिया, कितना आया, 2। O2 के लिए मोल कितने थे, 1 मोल थे। इसका गुणांक कितना था, 1/2 था 1/2, तो बेटा ये 2 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, 2। अरे भैया दोनों के लिए मान सेम आया, अतः दोनों एक साथ खत्म होंगे, अतः दोनों LR होंगे, दोनों LR है। किसी भी एक से सोल्व कर दो, किसी भी एक से सोल्व कर दो, काम हो गया। कोई भी एक ले लो और हल कर दो, ठीक है, किसी से भी ले लो, मतलब इससे लो या उससे लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे को क्या निकालना है, इसके मोल निकालने, ताकि फिर मैं उसका आयतन निकाल सकूं। तो देखो ध्यान से, चूंकि किससे भी निकाल दूं, किसी से भी निकाल दूं। 32 कैसे आया, अरे भाई O2 है ना, O2 का अणु भार आएगा ना, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, ठीक। ओके, चूंकि दोनों LR है, किसी भी एक का कान पकड़ लो, मैंने इसका कान पकड़ लिया, H2 का 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल से 2 मोल मिलेगा। चूंकि H2 के 1 मोल से 1 मोल H2O प्राप्त होता है, अतः 2 मोल H2 से प्राप्त H2 गैस के मोल कितने,
2 हो जाएगा बेटा, 2 मोल। और एसटीपी पर आयतन निकालना है तो 2 मोल का आयतन 22.4 से गुणा कर देंगे एसटीपी पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44.8 लीटर आयतन। खटाक से समझ नहीं आया, बोलो ना यार। सर पहले भी तो 2 अभिकारक लिए थे ना, उसमें भी ये कर सकते थे ना बेटा, उसमें से एक की जानकारी दे रखी थी ना हमें, अब दोनों की जानकारी दे रखी ना इसलिए, ठीक है। पहले हमें एक की जानकारी दी जाती थी, यहाँ पे 2 की जानकारियां दी जा रही है, एक से ज्यादा की जानकारी दी जा रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले सीमांत अभिकर्मक निकालेंगे। सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए क्या करना है, जो आपको मोल दे रखे हैं या आयतन दे रखा है या अणुओं की संख्या दे रखी, उनको डिवाइड करना है रस समीकरणमिति गुणांक से। जिसके लिए वो मान छोटा आएगा वो सीमांत होएगा। दोनों के लिए बराबर आ जाए तो किसी को भी एक को पकड़ करके सोल्व कर दो। ओके, हाँ जी, क्लियर हुआ। अब मैंने यहां पर देखा कि भैया मैं H2 के सापेक्ष जा रहा हूं, H2 के 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है तो 2 मोल से 2 मोल मिल जाएंगे, काम खत्म। अब O2 से देखो, O2 के कितने मोल थे, आधे से 1 मिल रहा है, 1 से कितना मिलेगा, आधे का दुगुना 1, तो 1 का दुगुना 2, तो 2 मोल वापस से H2 मिल गया। तो आप चीजों को समझो, बढ़िया से क्लियर करो, डोंट पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है। साला घबराए वो जिसको कुछ नहीं आता, हमें आता है, हम सीख रहे हैं, हमें सब आएगा। बस चीजों को टाइम दो, आसानी से होने लगेगा, बढ़िया से होएगा, सब होएगा, मजा आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बेटा हमने यहां पर यह देख लिया कि यार रस समीकरण मिति होता क्या है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, कैसे कॉन्सेप्ट लगाएं, उन चीजों को हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब यहां पर हमारे सामने एक छोटा टॉपिक आता है तुल्यांकी भार, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्या कर लेते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, ये कर लेते हैं। सर दोनों ट्रिक से आंसर सेम नहीं आता है, आता है बेटा, बस तुम्हें ट्रिक लगानी नहीं आती, इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई एक पकड़ लो, दोनों से मत चलो, ठीक है। सेकंड वाली बढ़िया है तुम्हारे लिए, अच्छे से उसको कर सकते हो, या पहली वाली जिसको आती है उससे कर लो। हाँ जी, और अगर फिर भी लगता है कि सर मेरे दोनों से आंसर मैच नहीं कर रहा, मुझे भेज देना, मैसेज भेज देना, क्वेश्चन भेज देना, बता दूंगा, ठीक है। ओके, पहला रासायनिक संयोग के नियम। यार कोई भी अभिक्रिया होती है तो उन अभिक्रियाओं के दौरान कुछ नियमों की पालना होती है, जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान लगते हैं या अप्लाई होते हैं, ओके, उनको हम यहां पर समझेंगे। ऐसे कौन कौन से नियम है जो अभिक्रियाओं के दौरान इस्तेमाल होते हैं। उसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लिखो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, अविनाशिता का नियम। देखो, गिवन बाय दिया किसने, लेवोजियर साहब ने, लेवोजियर ने, और इसका परीक्षण किया था बेटा लैंडोल्ट ने। परीक्षण किया किसने इस नियम का, लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट ने इसका परीक्षण किया था। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो अभिक्रिया में हमें क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन में जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का रहेगा उतना ही उत्पाद का रहेगा। क्रियाकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान।
बस यही हमारे काम की चीज है। क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान रहता है उत्पाद का ही उतना द्रव्यमान रहता है, इसलिए अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यही है हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन ढाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर हमने देखा। अब इस पर आता है क्वेश्चन, इस पर आता है एक चमचमाता हुआ प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा जी बताओ, देखो भैया क्वेश्चन को समझो। CaCO3 लिया, CaCO3 को हमने गर्म किया तो क्या मिला? CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 लिया और बनाया। ठीक है, अभिक्रिया बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कितना ग्राम लिया? 10 ग्राम हमने ये लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम ऑक्साइड का भार ज्ञात करना है, वो भी क्विंटल में भाई साहब, क्विंटल में भार ज्ञात करना है। ओके, CO2 दे रखिए 4.4 ग्राम। ओके, तो आओ इसको सोल्व करो और बताओ कैसे होगा। कोई है उपाय, कोई है युक्ति कि हम इसको कर सकें, हम इसको समझ सकें? कोनो उपाय है तुम्हारे पास कि यार भार को किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं? लगाइए दिमाग, लगाइए अपने दिमाग के घोड़े और इसको सोल्व करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अपने पास टाइम कम है तो आपको ना इसका भार ज्ञात करना है। वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना बेटा। भाई 10 ग्राम हमने ये लिया था तो इतना द्रव्यमान इसका बना, तो इसका कितना बना? ग्राम में आएगा। ग्राम को क्विंटल में कन्वर्ट करना है सिर्फ। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 किलो होता है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 गुणा 1000 कर देंगे, टोटल ग्राम में कन्वर्ट हो गया। 10 की घात 5 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। 1 क्विंटल में 10 की घात 5 ग्राम होते हैं। सोल्व कीजिएगा, आंसर लेकर आइएगा होमवर्क है। ठीक है, कर लोगे बच्चों? क्या दे रखा है आपको? इसका इतना भार है, इसका भार कितना है, जबकि इसका भार इतना है। तो टोटल भार जितना क्रियाकारक का होता उतने उत्पाद का होता, तो 10 बराबर इसका भार प्लस इसका भार, तो इसका भार निकल गया। उसको बस हमें क्विंटल में याद करना है। ठीक है, ओके, क्विंटल में ज्ञात करना है। ग्राम में निकलेगा, ग्राम को क्विंटल में बदल लेना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 1 क्विंटल बराबर कितना आ गया? 10 की घात 5 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 1/10 की घात 5 क्विंटल। ठीक है, क्योंकि 10 की घात 5 को बटे में भेज देना ताकि 1 ग्राम की वैल्यू निकल सके। ठीक है बच्चों, एक बार तुम्हारी राय देख लेता हूं। पता चला कि सर नहीं आया समझ में, बोलो यार। हाँ, बहुत बढ़िया, कर सकते हो। अरे कर सकते हो। ये 1 क्विंटल में इतने ग्राम है, तो यार 1 ग्राम में आ जाएगा 10 की घात -5 क्विंटल, क्योंकि वो नीचे से फिर ऊपर चली गई घात तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राम में आएगा, ग्राम को फिर इसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है बेटा, सांद्रता की इकाइयां अपन फिर ना विलियन वाले चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। इस संडे को टेस्ट नहीं है, इस संडे को टेस्ट नहीं है। कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाना है भाई इसके लिए। क्रियाकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, क्रियाकारक का इसका, क्रियाकारक में ये, उत्पाद में ये, दोनों जोड़ के निकाल लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, अगला निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। लिखो इसको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कि आप कोई यौगिक है, जैसे कि जल। अब जल का सूत्र होता है H2O। अब वो पानी तुम गंगा जी से लेके आओ, चाहे वो पानी तुम समुद्र में से लेके आओ,
चाहे वो पानी बारिश का लेकर आओ, चाहे वो पानी टॉयलेट का लेकर आओ, चाहे वो किसी नाले का लेकर आओ, उसमें उपस्थित परमाणु के भारों का अनुपात सदैव फिक्स रहेगा, कहीं से भी लेके आ जाओ, यही कहता है ये नियम। समझ में आया? ओके, तो इसके लिए लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी क्या? अच्छा, सबसे पहले तो गिवन बाय किसने दिया? ये प्राउस्ट ने दिया। किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। प्राउस्ट ने ये नियम दिया था। क्या बोलता है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणु भार के सरल अनुपात में होते हैं। परमाणु भारों के सरल अनुपात में होते हैं। ओके, जो कि सदैव नियत रहता है। क्या अनुपात? जो कि सदैव नियत रहता है। यही है आपका प्राउस्ट का निश्चित अनुपात का नियम। जैसे कि देखो उदाहरण जैसे कि H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? 1। तो 1 हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 2 का 2, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर के एक H2 अणु बनेगा भाई। क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु, ऑक्सीजन का अगर मैं भार देखूं ना बेटा, ग्राम परमाणु भार कितना होता है? 16 ग्राम। तो 2 के लिए 16 चाहिए, तो 1 इसके कट जाएगा, 1:8। मतलब 1 H2 अणु बनाना है तो मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 8 ग्राम ये चाहिए। समझ में आया बेटा? 1:8 इनके भारों का अनुपात ये फिक्स रहेगा। चाहे आप ये जल वर्षा का पानी हो ये, चाहे ये गंगा जल हो, चाहे ये नदी का जल हो, चाहे ये नाले का जल हो, नाले का पानी हो, सदैव इसी अनुपात में रहेगा, 1:8 में भारों का अनुपात नियत रहेगा। समझ में आ गया? अन्य उदाहरण जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल कितने बेटा? 3। तो 14:3 ये सदैव फिक्स रहेगा, कोई इसमें छेड़खानी नहीं होगी। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार, 3:4 ये सदैव फिक्स रहेगा। ना आप छेड़ पाओगे ना मैं छेड़ पाऊंगा, कोई नहीं छेड़ सकता। CO2 कार्बन के परमाणु भार कितना होता है? 12। हाँ जी, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32। तो 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये 3 बार, ये 8 बार, 3:8 ये सदैव फिक्स रहेगा। ब्रह्मांड की कोई भी चीज इनको बदल नहीं सकती। यही है प्राउस्ट का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बोलो हाँ। समझ में आया? अब इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये है आपके स्थिर अनुपात का नियम। ठीक बच्चों, छोटी छोटी चीजें जो हमें देखनी है, बढ़िया से क्लियर करनी है। डंडना डंडन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब सरल है, सब सिंपल है, कोई ऐसे दिमाग में चीज नहीं आनी चाहिए कि ये तो हमें नहीं लगा, क्या हो गया यार, ये सब सरल है। ओके, अब आगे। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन को समझो। सर आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्यों करवाते हो? बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को समझना चाहते हो तो क्वेश्चंस करो,
न कि थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन करना। जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम सीखोगे। ये वही चीज है कि आपको एक बुक दे दी जाए कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, कि गाड़ी में सबसे पहले चाबी लगाते हैं, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, फिर किक मारते हैं, फिर इधर सेल्फ देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं, क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं। ऐसे तो कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे ना जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे। तो वही है फिजिकल में क्या है, जब तक जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम नहीं लगा लोगे ना, तुम्हें फिजिकल उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो फिजिकल को समझना है तो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने से पहले बस तुम्हें एक काम करना है, फॉर्मूले रिवाइज कर लो, थ्योरी को समझो, क्या कहना चाह रहा है, ऑटोमेटिक फ्लो बनता चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आओ, क्या कहता है ये क्वेश्चन। हाँ जी रसगुल्लो, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.16 ग्राम को धातु कोपर, हमारे पास कोपर धातु है, को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर कोपर ऑक्साइड का इतना भार पाया गया। ओके, मतलब मैंने कोपर धातु लिया, उसको मैंने नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई और इतना मेरे को कोपर ऑक्साइड मिला। ठीक है, दूसरे प्रयोग में हमने इतना कोपर ऑक्साइड के अपचयन से 0.92 ग्राम कोपर प्राप्त होता है। प्रदर्शित कीजिए कि एक स्थिर अनुपात का नियम का पालन हो रहा है। मतलब कहना का मतलब ये है बेटा, आप चीजों को समझो। हमने दो प्रयोग करे, प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2। प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कोपर लिया और कोपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करवाया, इससे इतना कोपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, दूसरे में क्या किया, मैंने कोपर ऑक्साइड का ही अपचयन करवा दिया और इतना मेरे को कोपर मिला। अरे कोपर ऑक्साइड CuO, कोपर ऑक्साइड का सामान्य सूत्र होता है। कोपर ऑक्साइड का भार पहले में कितना था, 7.20 ग्राम। ओके, इसमें कोपर का भार कितना है, 2.16 कोपर का भार है। कोपर का भार कितना है, 2.16 ग्राम। ओके, ये कोपर का भार है। दूसरे प्रयोग में देखो कि मेरे पास इतना तो कोपर ऑक्साइड है, कोपर ऑक्साइड का भार कितना दे रखा है, 1.15 ग्राम दे रखा है। थोड़ा सा क्लिक करना चीजों को। इतना कोपर प्राप्त होता है, मतलब इसमें कोपर का भार मेरे को मिल गया कितना, 0.92 ग्राम। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रदर्शित करो कि स्थिर अनुपात का नियम लगता है कि नहीं लगता है। मतलब हमारे पास कोपर ऑक्साइड यहां पे भी है इतना ग्राम, जिसमें कोपर इतना है। हमारे पास कोपर ऑक्साइड यहां पर भी है इतना ग्राम, जिसमें कोपर इतना है। हमें क्या बताना है, स्थिर अनुपात का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है, स्थिर अनुपात का नियम तो ये बोलता है भैया कि जो किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं ना, उनके भारों का अनुपात सदैव नियत होता है, चाहे वो कहीं से भी ला करके बनाए गए हों। तो मैं क्या करूंगा, इस यौगिक में जो कॉपर है और ऑक्सीजन है उनके भारों का अनुपात निकालूंगा। जो अनुपात मेरे यहां आएगा वही अनुपात अगर मेरे यहां आ जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, बोल दूंगा नियम का पालन हो गया। समझ में आया। स्थिर अनुपात का नियम तो यही कहता है ना कि अनुपात फिक्स होता है। किसका, परमाणुओं के भारों का अनुपात किसी भी यौगिक में फिक्स होता है, चाहे उनको कहीं से भी ला करके बनाया गया हो। समझ में आया। जल चाहे आप गंगा जी का लेकर आओ, चाहे नाले का लेकर आओ, चाहे बारिश का पानी का लेकर आओ, या कहीं से भी लेकर आओ, वो फिक्स रेशो में ही जुड़ेगा। तो यहां पर कॉपर का भार इतना है तो ऑक्सीजन का कितना होगा भैया, टोटल इतना था उसमें से इतने को माइनस कर दो ना।
अतः ऑक्सीजन का भार, टोटल भार माइनस दिस, टोटल भार माइनस दिस, टोटल कॉपर और ऑक्सीजन मिलाकर कितने ग्राम का है, तो इतने में कॉपर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2.70 माइनस 2 पॉइंट ये, तो 270 में से 216 गए तो कितना बचता है, ठीक है, कितना बचेगा ये 54, ठीक है, ये आ जाएगा 0.54 ग्राम, ठीक है, ये आ गया। तो अनुपात निकाल लो, तो कॉपर का भार बटे ऑक्सीजन का भार, कॉपर का भार कितना आया 2.16 बटे 0.54, इधर जो अनुपात आएगा वही अनुपात इधर आएगा। अतः ऑक्सीजन का भार 1.15 माइनस 0.92, 115 में से 92 गए तो 8 और 15 कितना होता 23, तो 0.23 ग्राम यहां पर आ गया। तो यहां पर कॉपर का भार बटे ओ का भार निकाल लो, ऑक्सीजन का भार, इनका अनुपात देखो, कॉपर का भार 0.92, यहां पर 0.23, ओके, सही कर रहे हैं ना अपन, देख लो भैया, ओके, कहीं कहीं लगता है कि कभी कभी ना गड़बड़ हो जाए, ओके, जरा देखो 23 का दुगना होता है 46 का दुगना होता है 92, तो ये कट गया 4/1, 4:1। यहाँ देखो 54 और ऊपर है 216, 54 का दुगना होता है 108, 108 का दुगना होता है 256, तो ये भी 4:1, तो देखो 4:1, 4:1, हाँ जी बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, पालन करेगा। तो हमें क्या करना था, हमें दो प्रयोग करवाए गए कॉपर ऑक्साइड को लेकर के। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का भार इतना दे रखा है, उधर कॉपर का भार इतना दे रखा है, पूछ रखा है भैया दोनों में जो क्या नियम का पालन होएगा, बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा भैया, तुम कहीं से भी लेकर आओ होएगा, पालन तो होएगा, क्योंकि नियम तो यही बोलता है, नियम कभी गलत नहीं होते। समझ में आया, क्लियर, ओके। तो यहां पर भी 4:1 आया, यहां पर भी 4:1 आया या 4/1 आया, जो वहां वही आए अनुपात, भारों का अनुपात फिक्स है। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में या अणु में उपस्थित परमाणुओं के भार सरल अनुपात में होते हैं, जो कि सदैव नियत होते हैं। लग गया नियम, काम हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात की बात अपन अगली क्लास में करेंगे, गुणित अनुपात का नियम, बस ये परिभाषा लिख लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, ठीक है बेटा, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, कहां कहां कोई डाउट है तो आप पूछ लो, एक बार पूछ लो, टाइम हो गया, ओके। कहीं कोई डाउट लगा छुट्टी कर दीजिए, कर दी बेटा। सर नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, HNO3, ठीक है। छुट्टी कब कर देंगे, कर दी बेटा छुट्टी, छुट्टी कर दी बेटा, कर दी, ठीक है, बाय बाय। मजा नहीं आया आज, मजा नहीं आया बेटा, आज तो सिंपल टॉपिक था भाई, आज तो कुछ था ही नहीं, आज तो सिंपल था। वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करवाया बेटा, वॉल्यूम एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस इडियोमेट्री वो जेई एडवांस में आता है, वो अपने काम की जरूरत है ही नहीं, अपन नीट वाले हैं, ओके। कल का हॉलीडे बिल्कुल है बेटा। अच्छा अपन तो सीधा मंडे को पढ़ेंगे, सब मंडे को मिलेंगे अपन, अब मंडे को। कोई डाउट है, कोई डाउट है, मंडे को पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। और ध्यान से रखो, मंडे को 4 बजे से क्लास होगी मेरी, क्योंकि मंडे को एसपी सर नहीं आ पाएंगे, उनके घर पर शादी है तो वो नहीं आ पाएंगे, तो मैं लूंगा 4 बजे, मंडे को 4 बजे से। और पहले वाली क्लास भी इसमें क्या कर लेंगे अपन, ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर विलियन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। विलियन सर क्लास 12 का भी स्टार्ट करवाओगे, लो भैया, ये चैप्टर खत्म करके फिर विलियन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोलो बोलो,
v बाई वी क्या होता है वो भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा सर, आप डाउट तो सुनते ही नहीं हो बेटा, पूछता तो यार सुनता हूँ सबका। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो सांद्रता की एक इकाई होती है, सांद्रता ज्ञात करने का होता है वो, ठीक है। हाँ जी डाउट सुनते, विशाल कैसे नहीं सुनता हूँ भाई, विशाल तू, तेरा नाम विशाल शर्मा है या विशाल नागर है, ठीक है बेटा। तू तो यही तू वही है ना जो बोल रहा था कि सर तीनों सर को पढ़ाना नहीं आता है, वही है ना तू। हाँ जी रीमा जी हेलो जी हेलो, बाय बाय बेटा बाय बाय। जिसको पानी पेशाब करना है, रेस्ट करना है, कर सकते हो आप, ठीक है। अब नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर भेज सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर फिर भी कोई मेरी तरफ से कमी रह गई हो उसके लिए माफी, ठीक है। अगले लेक्चर में और बढ़िया से पढ़ाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।